बाहर आके बहुत अच्छी इमेज बनी है, बहुत सपोर्ट किया है। आधी आधी रात में जग के पोस्टर लगाए हैं कि गांव की लड़की जीतेगी। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ज़िला औरैया का एक छोटा सा गांव लगता है अरियारी। अरियारी की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम शिवानी कुमारी। दरअसल शिवानी कुमारी ने टिकटॉक से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। उस पर छोटी छोटी वीडियो बनाकर वो डाला करती थी। वो वीडियो बहुत लोगों को पसंद आया करती थी और इसके बाद वो वीडियो चलते चलते उनका नाम बढ़ने लगता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि टिकटॉक बंद हो जाता है। टिकटॉक बंद हुआ तो उसके बाद एक दो लोग उनकी ज़िंदगी में आते हैं, उन्हें राह दिखाई। राह दिखाने के बाद कहा कि तुम क्यों ना यूट्यूब और फेसबुक के लिए काम करना शुरू कर दो। तो उन्होंने यूट्यूब और फेसबुक के लिए काम करना शुरू कर दिया और उसके बाद उनकी ज़िंदगी की रफ्तार बढ़ती चली गई। शुरुआत में हज़ार, फिर उसके बाद लाख, फिर उसके बाद करोड़ों फ़ैन होते चले गए। लेकिन उसके बाद भी ज़िंदगी उनकी तब बदली जब वो बिग बॉस में चली जाती हैं। एक दिन कॉल आता है कि आप बिग बॉस में काम करोगे। तो बिग बॉस में जाती हैं और जाने के बाद वहाँ पर धूम मचाती हैं। हालांकि वो प्राइज़ तो नहीं जीत पाती, लेकिन कहते हैं कि प्राइज़ ना जीत कर उन्होंने दिल जीत लिया, वो भी थोड़े बहुत नहीं, करोड़ों लोगों का। तो देखिए, साक्षात हम आज शिवानी कुमारी से मिलने के लिए आए हैं। तो शिवानी कुमारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू आप हमसे जुड़ने के लिए। और सबसे पहले 100 बातों की एक बात, लोग ट्रॉफ़ी जीतने जाते हैं, तुमने दिल जीत लिया। ये आप लोगों का बड़प्पन है। जो हम जैसे घर में रहते थे हम वैसे ही वहाँ पे रहे और आप लोगों को बहुत पसंद आया। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। हम आके देख रहे हैं, आप लोग हमारे आने के बाद बिग बॉस नहीं देख रहे हो, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप लोग हमारे लिए कितना प्यार सपोर्ट कर रहे थे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिवानी, हम शुरू से शुरू करें या फिर अंत से शुरू करें? शुरू से शुरू कर लो। शुरू से शुरू करते हैं, चलो। शिवानी, कैसे, मतलब आपके पास कॉल आई थी बिग बॉस की तरफ से कि क्या था वो शुरुआत, कैसे कैसे जुड़ी तो आप बिग बॉस से? अभिषेक का, अब मेरे पास कॉल नहीं आई थी, अभिषेक के पास कॉल आई थी कि शिवानी के बिग बॉस में, पता नहीं, वो तो अभिषेक को ही पता होगा क्या कैसे। हमें अभिषेक ने बोला कि तुम्हें बिग बॉस का ऑडिशन देना है, वो कॉल आई है तो तुम तैयार हो जाओ और 12 बजे तुमको ऑडिशन देना है। तो हम पहले से विश्वास ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि अभिषेक से 2-3 दिन मेरी बातचीत नहीं हुई थी, कुछ ऐसी बात हो गई थी काम को लेके। तो वही अभिषेक बोले कि हमें लगा शायद ये मजाक कर रहे हैं, हम बात नहीं कर रहे, इसलिए बोल रहे कि तुम्हें बिग बॉस में जाना। हमने कहा हमें मत पागल मत बनाओ तुम। तो कहे हाँ ये है। फिर हम तैयार होके बैठ गए और मेरा ऑडिशन हुआ। तो मुझे फिर लगा कि बिग बॉस का ऑडिशन हमने दिया। फिर 15-20 दिन के लिए वो डिले हो गया कि नहीं। फिर अभिषेक ने बोला कि वो बताएंगे बाद में। हम पूछते रहे कि क्या हुआ क्या हुआ। फिर अचानक से फिर अब से एक इंटरव्यू होता है, फिर भी ऐसे बहुत सारे ऑडिशन होते हैं और फिर बाद में जब बिल्कुल बिग बॉस में जाने लायक होते हैं तब बोलते हैं कि तुम सिलेक्ट हो गई। अच्छा, अचानक से एकदम? हाँ, अचानक से बोलते हैं कि अब तुम सिलेक्ट हो, बिग बॉस में जा रही हो तुम। ये फिर हम लोगों ने शॉपिंग वॉपिंग की, फिर बिग बॉस के घर में गए। जब वहाँ पहुँच गए तब पता चला कि सपना पूरा हो गया, मेरा सपना था। वो जो पहला दिन था जब आपकी फ़र्स्ट टाइम अनिल कपूर जी से मुलाकात होती है और आप कदम रखते हैं, साथ में एक मिट्टी का मटका लेके आती हैं, तो वो वाला सीन एक बार से फिर से दोहराओ कि वो कैसा पल थे जो आपको कैसे लगे? मतलब मुंबई जब जा रहे थे हम, तो घर वाले, गांव वाले, जितने लोग मेरे ब्लॉग में आते हैं, मेरी पूरी फैमिली सब रो रहे थे कि शिवानी तुमको जीत के आना है, तुम बहुत अच्छा करोगी, यही हमें पता है। तो हम घर से दूर जा रहे थे, कभी दूर नहीं गए अकेले। वो भी बिग बॉस के घर में हम 35 दिन रह के आए हैं, तो इतने दिन तो कभी हम घर से दूर ही नहीं रहे। तो जब हम आ रहे थे तो मेरे मामा जी, मम्मी ये सब बोल रही थी कि तुम ये गांव की मिट्टी लेके जाओ, ये इसमें मेरा आशीर्वाद है, तुम वहाँ अकेला फील नहीं करोगी, तुम बहुत आगे जाओगी, इसको अपने साथ रखना। तो इसलिए हम वो मिट्टी लेके गए थे गांव की। मैंने कहा कि जब आप उसके अंदर प्रवेश करती हैं, पहला कदम रखती हैं, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त की आप बिग बॉस में जा रही हैं, क्या होगा भविष्य? अच्छा, वो जब अनिल सर के सामने गए थे, पहले तो इतना वेट कराया भैया, सुबह से लेके शाम तक वैनिटी में रखा। फिर एंट्री होती है मेरी 7 बजे, रात 7 बजे शाम को। तो जब मैंने अनिल सर को देखा तो हमें सच में यकीन नहीं हो रहा था कि हम सच में यहाँ आ गए। मेरे देखते ही आंसू आ गए कि
जिनको हम टीवी पे देखते थे, जिनके हम फैन थे, उनके सामने आज खड़े हैं, वो मेरा नाम ले रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं, तो वो पल तो मेरे लिए बहुत ख़ास है। उसके बाद फिर अंदर आप जाते हैं, अंदर जाने के बाद देखते हैं कि एक बढ़िया ही खूबसूरत सा घर है जिसकी आप एक एक चीज़ की तारीफ़ भी कर रही हैं, शायद अगर आपको याद हो तो। उसके बाद फिर नए नए लोग मिलते हैं, तो अब जब लोग मिलते हैं तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा कि आप किसके ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाती हैं, किससे दूर हो जाती हैं, नज़दीक वाले कौन हैं, सबसे पहले उन पर बात करेंगे। शुरू की बात करें कि जब मेरी एंट्री हुई थी तो हमने देखा यही बिग बॉस का घर है, यही हमने देखा था। पहले हम बिग बॉस कभी कभार देखे हैं, ऐसे सिद्धार्थ शुक्ला थे तब, तो हम ये बिग बॉस के घर में हम आ गए। हम तारीफ़ भी कर रहे थे कि ये सब कितनी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारी लाइटिंग लगी थी, बहुत अच्छा था। जितनी भी तारीफ़ करें बिग बॉस के घर की, बहुत अच्छा था। फिर एंट्री में 16 कंटेस्टेंट आए थे, तो उसमें मैं अरमान भैया को जानती थी। तो जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि कोई अपना आ गया, इनको मैं जानती हूँ, तो ये मेरे अपने हैं, भैया ये सपोर्ट करेंगे हमको। तो वो कहीं ना कहीं फिर 2-3 दिन तो बहुत अच्छा रहा। फिर एक होती है दीपक भैया थे उसमें, तो वो हम लोगों को कहानी बता रहे थे, दीपक भैया की हम नॉमिनेट हो गए थे, तो मुझे कहानी बता के प्रभावित कर रहे थे कि तुमको हार नहीं मानना है, तुम अभी से हार मान जाओगी तो आगे क्या होगा। तो मेरे लिए उन्होंने कहानी बताई, और उसमें अरमान भैया कहते हैं कि उन्होंने ये कहानी बताई थी कि एक लड़की थी 6 साल की, जब बहुत सुनामी आई थी एक बार, तो वो एक लड़की थी छोटी सी, वो पेड़ में पता नहीं कैसे लटक गई, 6 साल की लड़की, और इतनी आंधी तूफान आ रही थी, वो लटकी रही, उसने हार नहीं मानी। आज वो बहुत बड़ी इंसान है वो, तो उसकी कहानी सुना के बोल रहे थे। तो अरमान भैया बीच में बोलते हैं कि यहाँ सब लोग नए आए हैं, सीख रहे हैं, ये है वो है, मतलब वहाँ उन्हें एक ये कह दिया कि नहीं, ये तुम्हारी कहानी गलत है, ये ऐसे ऐसे लड़ाई होने लगी वहाँ। तो हमने कहा तुम बीच में क्यों बोले अरमान भैया से, उनकी दीपक भैया की और अरमान भैया की पहले बार लड़ाई हो गई, और बीच में हमसे पूछा था, शिवानी बताओ मैं गलत हूँ, हमने कहा हाँ इसमें तुम गलत हो। हमने कहा तुम क्यों बोले बीच में, वो कहानी बता रहे थे, उनका भी डिसीजन सही था। तो इसमें वो हमसे खपा हो जाते हैं एकदम से, फिर वो हमसे ही लड़ने लगते हैं, हमें दोगली ओगली बोलते हैं कि तू दोगली है, ये है वो है। तो मेरी भी लड़ाई होती है, हम भी डट के सामना करते हैं उनका। तो फिर ऐसे लगा कि ये अरमान भैया, हमने उल्टा सीधा तो नहीं, वही उल्टा सीधा चढ़ रहे थे, बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे कि तू अपने बाप को भी गाली देती होगी। मैंने कहा बाप तक मत जाओ, मेरे बाप तो मेरे हैं भी नहीं, हमने देखा भी नहीं कि पिता का प्यार क्या होता है, तुम पिता तक जा रहे हो। फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई, आगे बढ़े। पहले बार में नीरज भैया नॉमिनेट होकर निकल आए अरमान थे। मलिक ने आपके हर कदम आपको मतलब ऐसा फील तो ये कराया कि वो आपके बहुत खास हैं, लेकिन वो पीठ पीछे आपकी छुरी चलाते थे। अब ये वहाँ नहीं पता चल रहा था कि कौन छुरी चला रहा, लेकिन हम उनसे जब मेरी लड़ाई हुई थी तो मैं कहीं ना कहीं उनसे अच्छा नहीं लगता था कि इनसे बात करें, इनसे ये करें, लेकिन वो सामने से आके सबसे बनाने की कोशिश करते थे, उससे लड़ भी लेंगे और फिर उससे बनाने की कोशिश भी करते थे। ये मुझे अच्छा नहीं लगता था, ये उनके मुंह पे बोल देते थे कि तुम जब गलत नहीं हो तो तुम क्यों जा के पूछते हो कि हम गलत नहीं, हम गलत हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो इससे मेरी लड़ाई बढ़ जाती थी। चंद्रिका आपके सपोर्ट में रहती थी, लेकिन विशाल वाले एपिसोड से क्या आपने विशाल का समर्थन किया? वो समर्थन आपने क्यों किया? मतलब अचानक से आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया? क्योंकि आपका एक दो रील थे जो वायरल हो रहे थे, जिसमें आपने एक बात कही थी, वो बहुत प्यारी सी बात कही। इसी बात से शायद करोड़ों लोग आपके फ़ैन भी हो जाते हैं कि किसी की एक गलती अगर हो भी जाती है तो क्या तुम उसका पूरा करियर ख़राब कर दोगे? तो वो कैसे आपके दिमाग में आया कि हाँ विशाल की गलती नहीं रही होगी? विशाल की गलती देखो, वो पायल भाभी आई और बताए कि तुम ये बोल रहे थे कि कृतिका मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं फिर भी गिल्टी फील कर रहा हूँ, जैसे उन्होंने बताया तो हमारे दिमाग में चला तो एक तरफा की क्यों से सोच रहे हो। अगर ये बोला है तो या तो वो क्लिप दिखा दें, अगर बोला किस वे में बोला, कैसे बोला, वो दिख जाएगा। अब वो जैसे बता रही थी वहाँ वो विशाल भाई बिल्कुल गलत हो गए थे, वो बहुत डिप्रेशन में, क्योंकि हर वीकेंड पे सना मकबूल पे विशाल भाई पे ही डांट पड़ती थी। तो सबके दिमाग में ये चलता था कि ये लोग बहुत गलत है, बहुत मतलब गलत कर रहे हैं, इसलिए बाहर से अनिल सर आके इनको ही डांट लगा रहे हैं।
ये एक अंदर बहुत गलत इमेज बन गई थी कि इनको ही क्यों डांटते हैं। तो अरमान भैया को तो अभी तक डांट पड़ी नहीं है, कुछ भी वो कर लें उनको नहीं डांटते हैं। तो ये कहीं ना कहीं फिर जब ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बाहर जो माहौल बन रहा है वो अनिल सर उसको देखते हैं और इन्हें डांटना शुरू कर देते हैं, तो अंदर वालों को ऐसा लगने लगता है। तो यही माहौल, और फिर एकदम से ही वो गुस्सा होते हैं। लवकेश भाई उनके दोस्त थे विशाल भाई के, तो उनसे पूछते हैं कि बता विशाल, लवकेश बता इसने गलत किया। तो लवकेश भाई बोल देते कि हाँ इसने गलत किया है, मैं गलत के साथ नहीं हूँ। उनको भी पता नहीं, तो उनको भी यही लगा होगा, सबको ही लग रहा था अंदर कि इसने गलत किया। तो एकदम से वीकेंड एपिसोड थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं अनिल सर, और फिर एकदम धमाल मच जाता है, इतनी लड़ाई दंगल हो जाती है। अब वो एकदम वो लिविंग एरिया में से सब निकल के बाहर जाते हैं, सब गार्डन में आ जाते हैं, और विशाल कह रहा कि मैं गलत नहीं हूँ, उसकी कोई भी नहीं सुन रहा कि वो गलत नहीं है, फिर भी कोई नहीं सुन रहा। हम सुन रहे थे कि किधर ये मामला क्या, वो मामला क्या। फिर वो एकदम अकेला पड़ गया, वो ऐसे लेटा था। तो हम गए, हमने कहा तुम टेंशन में मत लो, जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, तुम क्यों परेशान हो रहे। तो बोल रहा कि मेरी मम्मी क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। वो अपनी मम्मी की चिंता, पापा की चिंता कर रहे थे। तो हमने उसको समझाया, हमने कि तुम्हारी मम्मी गलत नहीं सोच रही होंगी, तुम जो कर रहे हो तुम्हें लगता है कि गलत सोच रही हो, कि नहीं मुझे नहीं लगता मेरी माँ गलत सोच रही हो। हमने कहा हाँ तो तुम चिंता ना करो। हमने वहाँ उसका साथ दे दिया। फिर अरमान भैया आके बातचीत करते हैं और तुरंत थप्पड़ मार देते हैं, बहुत तेज़ थप्पड़ मारते हैं। उसके ये गाल ये एकदम सूज जाता है, लाल पूरा हो जाता है। वो गलत किया है, हिंसक नहीं होना चाहिए था। अगर तुम गलत किया है, लेकिन वहाँ अलाउ तो नहीं था किसी को तुम मारना। अगर अलाउ ये भी नहीं था कि तुम किसी को मार के और अंदर बने रहो, तो अनिल सर ने उनको ये सज़ा दी कि तुम हमेशा पूरे सीजन में नॉमिनेट हो। लेकिन रूल तो ये था कि जो भी मार देता तुरंत का तुरंत बाहर निकल जाता। तो उनको क्यों नहीं निकाला गया बाहर, पता नहीं क्या रहा होगा, वो तो खैर बिग बॉस जाने। बिग बॉस जाने ये, लेकिन नाइंसाफ़ी थी। जिसने थप्पड़ भी खाई वो भी निकल आया, जिसने थप्पड़ मारी वो अभी तक अंदर है। इतना अब कुछ बोल नहीं सकते हम। आपके वहाँ किस किस से बहुत ज़्यादा बनी, कौन कौन थे वो आप जो आपके हर कदम आपके साथ रहे? वहाँ लवकेश भाई, सबसे पहले लवकेश भाई, हम लोग दोनों कॉमेडी करते थे। कॉमेडी बता दें, जब लवकेश भाई बोलते थे तो हमें हंसी आती थी उनसे, उनकी मजाक हम करते थे, वो मेरी मजाक करते थे। तो हम लोग एक दूसरे चिढ़ते नहीं थे, और कोई भी बात करता था तुरंत मेरी आवाज़ को लेके तो इतना इशू बनाया कि ये बदतमीज है। जिस जनता ने मुझे आज यहाँ तक लाई है, जिस तरीके से हम आए अपनी आवाज़ से, उसी को लोग वहाँ कह रहे थे कि तू शिवानी बहुत बदतमीज है, बदतमीजी से बात करती है, चिल्ला के बात करती है, इसको सेंस नहीं है। मतलब जो भी बोलना था वहाँ मुझे सब बोले। अरमान मलिक, पायल और कृतिका के अलावा तुम्हें कोई नहीं जानता था, तुम्हारी भाषा को कोई नहीं जानता था, इसलिए उनकी तो माफ़ी हो सकती है। लेकिन अरमान मलिक जो तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह जानते थे, वो भी अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो वो वाकई गलत। वही तो, कोई भी गलती होती थी हर बार में शिवानी का नाम लेते थे, हर बार भी। जबकि मैं गलत नहीं थी तब भी शिवानी का नाम लेते थे। तब भी कुछ भी काम अगर कर रहे हैं, कोई सज़ा का काम आ रहा है तो शिवानी, कोई टास्क का काम आ रहा है अगर मेरा उसमें नाम भी लेना तो शिवानी, कोई नॉमिनेट का टाइम आ रहा है वो भी शिवानी। मतलब मुझे ही अरमान भैया ने पहले से टारगेट किया था। फिर मेरी लवकेश भाई से बनने लगी, विशाल भाई, सना मकबूल, ये सब लोग हम चारों एक साथ बैठने लगे, बहुत हंसी मजाक करते थे। और आप जो भी मुझे देख रहे हैं तो मेरी आदत है कि हम बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ हो जाती तो हमें हंसी बर्दाश्त नहीं होती है, हम हंसते बहुत हैं। कैसे? ऐसे तो उन पे बहुत ज़्यादा हंसी कर रहे थे, हंसी मजाक हम सबके साथ बैठ के, हम अच्छो भी लग रहे हो। तो अरमान भैया ना एक अपनो अलग ही रोल प्ले, अलग ही चल रहे थे। वो सबकी बुराई भी करते थे और सबके सामने ना ये कहते थे, देख मेरा सीधा साधा फंडा, मैं मुंह पे बोलता हूँ। लेकिन अभी जो हम बाहर देख रहे हैं, उन्होंने तो ऐसे एक भी इंसान को नहीं छोड़ा जो बुराई नहीं की होगी, सबकी बुराई की उन्होंने। एक बात बताओ, क्या नाम है, आप वहाँ अंदर रहती थी, नेजी हमेशा आपको टारगेट बनाते थे और आप उनकी नकल करती थी। एक बार उसकी नकल करके दिखाओ। नेजी तो सेफ प्ले गेम खेल रहे थे एकदम। उनको कुछ सुबह उठे, अब मुँह बाय के देख रहे, कुछ कर धरत हते ना। अब जो भी
वो मट्ठा वाला सुनाओ कि कानपुर आएगा और मट्ठा पिएगा और वो मट्ठा खट्टा। यही हमने बोला था, ने जी आया कानपुर, मैंने पिलाया मट्ठा, वो हो गया खट्टा। हम ऐसे उसकी रैप कर रहे थे। हम नकल उसकी बहुत ज़्यादा करते थे क्योंकि वो ऐसे एंटी एंटी काम ही करते थे। एक एरिया में लेके सना सुल्तान और वो दो बैठ के जुमला टाइप का बताते थे कि ये जुमला वो जुमला, शायरी होती थी उनकी। तो ये लगता था कि ये बिग बॉस के घर में नहीं, ये स्कूल पढ़ने आए हैं। बहुत अच्छा लगता था जब हम सबकी बुराई पे नहीं ध्यान देते थे, कौन क्या सोच रहा है ये हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। कहीं ना कहीं हम बहुत शुरू में गए, हमने मुझे बदतमीज बोला, हम वहाँ टूटे नहीं थे, हमें बदतमीज बोलने तो हमें ये विश्वास था कि हमारी ऑडियंस जो बाहर हमें देख रही है इस पे बहुत प्यार कर रही होगी। बदतमीज से याद आया मुझे, अच्छा हुआ कि आपने ये बात ये रवि किशन आए थे। और रवि किशन जब आते हैं तो वो कहते हैं कि भाषा को लेकर आप किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। यानी क्या क्या बोला उन्होंने? एक चिट्ठी का वो टास्क हुआ था कि तुम चिट्ठी में लिखो कि तुम अपनी अंदर की चीज़ें लिखो कि तुम्हारे बारे में कौन क्या सोचता है। तो रणवीर जी मुझे बोल रहे थे कि गाँवटी मुर्गी आई है, इसको लगता होगा कि इसकी जनता बहुत पसंद करती होगी, देखती होगी, ये वो, मतलब ऐसे शब्द प्रयोग किए। जब नेजी ने परफॉर्मेंस की थी तो उसमें ये शब्द प्रयोग किए थे। तो हमने कहा कि हम सुन रहे थे वहाँ, मुझे ख़राब लगा कि गाँवटी मुर्गी क्यों बोल रहे हो मुझे। तुम अगर गांव के लोगों को पसंद नहीं करते हो तो तुम साइड में रहो, लेकिन मुझे ऐसे शब्द प्रयोग ना करो। हमारी इस पे बहस भी हुई थी। तो चिट्ठी लिखने का टाइम आया तो मैंने चिट्ठी में लिख दिया ये कि रणवीर जी सोचते हैं कि इस गाँवटी मुर्गी को कौन देखता होगा, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे देखती होगी, मुझे बहुत सारे लोग पसंद करते होंगे। हमने ऐसे लिख दिया। तो रवि किशन जी आते हैं, अनिल सर, उस दिन वीकेंड होता है, अनिल सर पूछते हैं कि शिवानी तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी संस्कृति को आगे लेके जा रही हो? तो हम ऐसे बैठे, हमने कहा जी सर, हम ऐसे बोले। तो तब तक आ जाते हैं वो रवि किशन सर, बोलते हैं कि वाह शिवानी, ऐसे तो ये संस्कृति तो नहीं होती है। तो हम पहली बात तो उनको रवि किशन सर को जानते नहीं थे, जो अंदर हैं वो लोग जानते थे। हमने पूछा ये कौन है? तो बोले कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े ये हैं, नेता भी हैं, ये सब कुछ मुझे बताया। तो मुझे लगा इतने बड़े इंसान आए, ये थोड़ी ना झूठ बोलेंगे। अब उन्होंने मेरा मनोबल बिल्कुल डाउन कर दिया। इतनी मतलब मेरी आवाज़ को लेके बोले कि तुम थोड़ा तेज बोलती हो, तुम सबकी फिरकी लेती हो, तुम उड़ता तीर लेती हो, तुम रणवीर जी को परेशान करती हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, बाहर दिख रहा। तो हमें ना कहीं ये दिमाग में लगा कि ये इतने बड़े बूढ़े भी हैं, 50 साल 51 साल के हैं, रवि किशन भैया कह रहे हैं तो शायद ये मेरे फेवर में बोल रहे हैं, इनकी बात मुझे मान लेनी चाहिए। तो मुझे लगा कि अब अरमान भैया उनके साथ ही रहते थे। जब हम उनसे बात करने की कोशिश करते थे रणवीर भैया से, बहुत अच्छे से हम बोलने स्टार्ट की। हमने माफ़ी भी मांगी, हमने कि भैया सॉरी, आपको बता दो क्या गलत लगता है। तो बोलते तेरी ये आवाज़ है ना, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। ये हम तब भी वो ऐसे बोल रहे, तब भी हम करे सॉरी भैया, कोई गलती हो मुझे बता देना, आप आगे से मुझे बता देना, अब नहीं ऐसा करेंगे हम। मतलब वहाँ से टूट गए कि हमने गलती बड़ी कर दी है। इतने बड़े इंसान हैं और एज में भी बड़े हैं, इनका मैंने सम्मान नहीं किया, मुझे लगा। लेकिन मैं सम्मान तो मैं बेइज्जती तो वहाँ किसी से कर नहीं रही थी, सबके अच्छे से बातचीत कर रही थी। जो मेरी गांव में भी तो ऐसी बात करती हो, वहाँ कोई तुमने अलग थोड़ा ना किया था? तो वही तो वे लोग समझ नहीं रहे थे। हम ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, वे एक भी समझने को तैयार ही नहीं। गांव में घर के बराबर में जो एक दादाजी रहते हैं, तुम उनके आम तोड़ के लिए आए या उनकी बेरिए से बेर तोड़ के लिए आए, तो उसमें वो काफ़ी डंडा में मारते हैं, गुस्सा करते हैं। क्या नाम है उनका बाबा का? दद्दा, उनका दद्दा बोला था। हाँ, बिरियारिया में। तो आप ऐसे जैसे दद्दा से करती हो वैसे कर रही थी वहाँ पे भी? कर तो रहे थे, लेकिन वहाँ मुझे समझ नहीं रहे थे कोई। गांव में किसी को भी सब अपने हैं, किसी को कुछ भी बोल दो तो वो समझते हैं, खिसियाएंगे भी, समझेंगे भी। लेकिन वहाँ स्थिति अलग थी। वहाँ अंदर 35 दिन हम रहे हैं, लेकिन हमें बहुत कुछ सीखा और सिखा के भी आए हैं। तुम्हें सबसे ज़्यादा किसकी याद आएगी अंदर घर में? अंदर घर में मेरे साथ तो जो भी हमारे साथ बैठते थे, लवकेश भाई। सबसे ज़्यादा तो लवकेश भाई के साथ अच्छा लगता था बैठना उठना, मस्ती मजाक।
और विशाल भाई, दोनों मेरे ऐसे भाई बन गए थे कि लगता था कि मेरे भाई नहीं हैं, ये दोनों इतनी फिक्र कर रहे हैं। और वो सना मकबूल बड़ी बहन जैसी, हम उसको दीदी दीदी बोलते, दीदी ऐसा हो गया, दीदी वैसा हो। तो वो मुझे समझाती, जिसको तुझे समझना है समझे, नहीं तो भाड़ में जाए, ऐसे बात करती थी। तो पालो में की याद नहीं है कि तुम्हें कभी? वरना दादा ही मचाए दो, उनकी का बात, उनकी तो मैं बिल्कुल याद नहीं है ये। और किस किस को याद करोगी? बस यही हैं 4 लोग मेरे, 4 लोगन की हमेशा याद है, या मिस करें, हमेशा बातचीत भी उनसे करें। अच्छा करो, हमारा ग्रुप अच्छा, हमें ये बहुत खुशी की बात है कि हम अच्छी संगत में बैठते, अच्छे लोगन के साथ बैठते। बाहर आए के पता चलो कि हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा, वो लोग हमारे साथ बैठते, कहीं ना कहीं उनको भी बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा। जो बाहर की दुनिया थी, अंदर वालों को तो कुछ पता ही नहीं था। अंदर की दुनिया, अंदर जो थे ना, अंदर हम लोगों को विलन बना दिया गया था कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाहर जो चल रहा है दुनिया में, अंदर वालों को नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है। हाँ, और अंदर क्या चल रहा है वो बाहर वाले सब देख रहे हैं। हाँ, सब देख रहे हैं। यही तो मेरी टीम को बिल्कुल ऐसे साबित कर दिया अरमान भैया और वो रणवीर भैया ने, कि इनकी टीम तो बिल्कुल घटिया है, इनको समझ में नहीं आता है। मतलब टास्क हुआ था एक, हम आपको टास्क की बात बताएं, जब इलेक्शन वाला एक टास्क हुआ तो आप जैसे बैठे हैं ऐसे हम अरमान भैया की सीट पे बैठ गए जाके, क्योंकि 5 लोग, 2 सीट पड़ी थी, 5 लोग इधर बैठे, 5 लोग इधर बैठे। तो अरमान भैया के पास कोई भी बैठता था टास्क के टाइम, वो माइंड वॉश कर देते थे। और मुझे इतनी समझ नहीं आई, समझ नहीं पाए उनकी चीज़ों को हम, कि वो क्या कह रहे हैं। वहाँ टास्क ये था कि तुम अच्छा नेता कैसे बन सकते हो, तुम अपनी खूबियाँ बताओ, और ये अच्छा नेता क्यों नहीं बन सकता, इसकी खूबियाँ बताओ। तो मुझे ये करना था, लेकिन मुझे अरमान भैया ने ये बताया कि तुमको इसकी बुराई बतानी है, ये किसकी चुगली करता है, किसकी ये क्या करता है, ये मुझे बताया। तो मेरे दिमाग में यही चल गया कि क्योंकि आप लोग भी देख रहे होंगे, टास्क थोड़ा हम कम समझ पाते थे। हाँ, एक बात आई, टास्क से बात याद आई कि उसमें अक्सर वो एक लड़की के बारे में, सना मकबूल के बारे में कहते थे कि नागिन। तो आपके हिसाब से वहाँ नागिन कौन? मेरे हिसाब से तो अरमान भैया ने बोला था उसको कि ये नागिन है, नागिन का रूप लेके घूमती है। नांग तो वही है, सबसे बड़े नांग तो अरमान भैया उस घर में है। सबसे बड़ा नाग है वो। और क्या, नाग ही है वो, सबका माइंड वॉश करता है, सबके। कैसे नाग है वो? माइंड वॉश करता है? माइंड वॉश ऐसे, आपसे लड़ाई हो जाएगी तुरंत, अरे भैया ऐसा नहीं होता, ये गेम है, गेम के तरीके से लो। बहुत शातिर हैं। हाँ, बहुत शातिर भैया, इतना। अब कहीं ना कहीं हम उनकी 2 दिन बातों में आ गए, लास्ट में पछतावा तो इतना हो रहा कि इस इंसान से, उसकी पत्नी और वो दोनों पता नहीं क्यों, किस लिए अंदर है। पायल वाली बात आपने पूछी थी कि नहीं पूछी कि जब तुम्हारी शादी हो चुकी थी तो कृतिका से शादी करने की क्या जरूरत है? हाँ, हमने ये पूछा था, हमने कहा ये बताओ भाभी, अपनी स्टोरी बताओ, ये कृतिका भाभी कैसे आई? तो बोलते हैं कि ये मेरी फ्रेंड बनी थी, एक फ्रेंड अच्छी सी बन गई, फिर ये चीकू के बर्थडे में आई, 2 साल का चीकू था, और उसमें अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के आई, एकदम टिप टॉप में आई होंगी। तो अरमान भैया पता नहीं कहा, उन्हें देखो रीझ गए उनके ऊपर। बोलते हैं कृतिका भाभी, पायल भाभी कहते हैं कि तेरी शैली मुझे पसंद है। अब पसंद है तो इन लोगों ने एक मतलब प्लान एलान बनाओ या देहरादून जाए को, तो वो प्लान होगा कैंसिल, कोई ख़त्म होगा कोई। फिर ये इसको 7 दिन के लिए मैंने अपने घर में कृतिका को रख लिया। 7 दिन में ऐसा मैटर हो गया कि वो 7 दिन से अब 7 जन्म तक टिक गई। अगर कोई तीसरा पसंद आ गया तो फिर तीसरा चले जाएंगे क्या? अब हमें पता वही तो, लेकिन वहाँ अंदर भी ये जनता का कार्ड, मतलब हम हमेशा अपनी ऑडियंस को याद करते थे। तो मुझे क्या कहते थे, इसका तो एक ही ड्रामा है, ऑडियंस ऑडियंस ऑडियंस। मतलब हमारे लिए मेरी ऑडियंस भगवान है, लेकिन उनके लिए होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता। लेकिन वो ऑडियंस का ऐसे अपमान करते थे कि हम बता ही नहीं सकते। मुझे वो बहुत गंदा लगता था। मैं थोड़ा सा बताऊं आपके, जब आप तो घर के अंदर थी, बाहर अभिषेक हैं, अभिषेक ने किस तरह से लोगों को मोटिवेट किया, किस तरह से लोगों को बताया? आपके पोस्टर रातों को 2 बजे 3 बजे सड़क पर जा जाके छाप रहे हैं, वो अपनी टीम के साथ वो छाप रहे हैं। तो कितना मतलब आपको उसके बाद फिर ये एक ऐसी लो जलाई अभिषेक ने, फिर लाखों करोड़ों लोगों ने आपको चाहना शुरू कर दिया आपकी भाषा से। सबसे पहले अगर किसी ने आपको परखा था तो वो कौन था? सबसे पहले टिकटॉक बैन हो गया, फिर अगर अभिषेक ना आते, एक बैकबोन नहीं होता कि सपोर्ट चाहिए, तो वो अभिषेक बैकबोन के तरीके से सपोर्ट में खड़े हैं। और उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो मैंने आके बाहर देखा,
इतने ना ही मेरे घर में कोई पढ़े लिखे हैं, मम्मी क्या बोल देंगी, दीदी क्या है, जो भी ईसा को समझाए। देखो ईसा भी अच्छा काम की है, ईसा ना होती तो अब से अकेले पड़ जाते। अभिषेक ने वो काम किया है कि मैंने अंदर तो जो भी किया है किया, लेकिन उसको दिखाया कैसे है, क्या किया, ये सबसे बड़ा काम है। तो अभिषेक के लिए जितना भी ज़्यादा बोलूँ उतना ही कम है, क्योंकि बाहर आके बहुत अच्छी इमेज बनी है, बहुत सपोर्ट किया है। आधी आधी रात में जग के पोस्टर लगाए हैं कि गांव की लड़की जीतेगी। तो अब आपको करोड़ों लोग जानते हैं, घर घर में आप जाने जाती हैं, पहचाने जाते हैं। कितने लोग हैं जो आप पे इतना प्यार लुटाते हैं, चाहे बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, कोई भी हो। अब आप एक आम नहीं है, बहुत ख़ास हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में अब आगे की जर्नी क्या होगी आपकी, क्या क्या करेंगी आप आगे? आगे की जर्नी, अब देखो आगे सबसे, अपने व्लॉग को तो कभी नहीं छोड़ेंगे, ना अपने गांव को छोड़ेंगे। आगे जो होता है आप लोगों को पता ही चलता रहेगा। अभी तो हम बस निकल के आए हैं बिग बॉस के घर से, ये भी नहीं देखा कि बाहर क्या चल रहा है, बस फ़ोन पे ही देख रहे हैं। फ़ोन पे तो बहुत अच्छी सब चीज़ें चल रही हैं। गांव में जाएंगे, गांव में सबसे मिलेंगे, सीटू भैया हैं, गोरेलाल भैया हैं, और मेरे गांव वाले सब लोग हैं, इनसे मिलेंगे। तो एक आखिरी सवाल, पूरी दुनिया को ऐसा लगता है कि आपको जानबूझ के हराया गया है, इसलिए लोगों ने तो गुस्से में आके बिग बॉस बाइकाट भी कर दिया है। तो आपको मतलब इसमें क्या कहना चाहोगी कि क्या जानबूझ के हराया गया है, या फिर ऐसी सिचुएशन पैदा होती चली गई थी कि आप यहाँ तक पहुँच गए ऐसे? और हाँ, एक चीज़ और मैंने जैसा सुना है, अब मुझे कंफर्मेशन नहीं हो, कि आपको सबसे ज़्यादा वोट मिले थे जनता के। जब हम अंदर गए थे ना, तो मुझे लगता था कि मेरे गांव की ऑडियंस वोट नहीं कर पाएगी, लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि शिवानी जहाँ भी जाएगी मैं उसके सपोर्ट में खड़ा रहूँगा, खड़ी रहूँगी। मेरे भाई बहनें, जो भी मेरे प्यारे प्यारे लोग देखे, हमें वोट किए सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा वोट थे मेरे। ये सुन के तो मुझे एक पावर मिली कि नहीं, मेरे साथ बहुत लोग हैं, मेरी जनता मेरे साथ जो भी है मेरी भगवान है। एक भगवान के तरीके से उनको हम देखते हैं। सबसे ज़्यादा वोट पाकर भी आप हार गई। अब वो बता दें आपको, जब हम संचालक बने थे तो फेयर कर रहे थे कि सब फेयर रहना, अनफेयर कोई भी मत करना। मैंने कहा ठीक है। तो रेस में रणवीर जी आगे हो गए। संचालक जब मैं बनी थी तो मैंने उनको बोला कि ये हेड बनते हैं घर के, कैप्टन बन गए। अब कैप्टन बन गए कहीं ना कहीं क्योंकि वो अरमान मलिक के साथ बैठते थे। और बिग बॉस ने चाल कैसी चली, जब सीजन भर के लिए तुमने नॉमिनेट किया तो ऑप्शन क्यों दिया उनको बचाने के लिए, क्यों? बस अगर वो ऑप्शन ना देते बिग बॉस की, ये ऑप्शन आपको मिलता है, आप अरमान को सेव करना चाहते हो, रणवीर को मिलेगा, वो तो कर देंगे ना, क्योंकि वो तो उनके साथ बैठते, उनको बहुत अच्छा लगता है, उनके दोस्त हैं वो। तो ये अगर ऑप्शन ना मिलता ना कि उनको सेव करने का, तो आज मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि मैं अंदर से बिल्कुल भी बाहर ना आती और मैं टॉप 5 में जा रही थी। आप जीत रही थी। हम जीत रहे थे वही तो, लेकिन चलो ठीक है, हमने लोगों के दिल जीते हैं, वो ट्रॉफी जीत के भी खुश नहीं होंगे। सही बात है, बेईमानी से अगर ट्रॉफी जीत भी ली तो उसे दीवार पर सजा सकते हो, लेकिन शिवानी ने तो लाखों करोड़ लोगों का दिल जीत लिया है, और दिल जीत के अब वो घर घर में जानी जाने लगी हैं, पहचानी जाने लगी हैं। और हमें खुशी इस बात की है कि शिवानी ने हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया। हमने सवाल पूछे, उन सवालों के जवाब दिए। कोई बात नहीं, ये हार और जीत ज़िंदगी का हिस्सा होता है, जो हुआ है सो हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिवानी आज करोड़ों दिलों पर राज कर रहे हैं, और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वो बहुत अच्छा सा नाम रोशन करें, इनको बड़ी बड़ी फिल्में मिलें और ये बड़ी हीरोइन बन के सामने आए, और फिर हम दोबारा से इंटरव्यू करेंगे। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।